हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फोर्स मोटर्स के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको फोर्स मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस इस कंपनी का करने वाले कि ये कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं और उसके अलावा एट दी एंड कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा है स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने एट दी एंड इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कंपनी 1958 से इस मार्केट में हमें नजर आती है और एक अभय फिरोडिया ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये स्मॉल एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है और उसके अलावा जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका जो टेम्पो ट्रेवलर है जो कि इनका मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो तो आपने देखा ही होगा। तो अगर हम टेम्पो ट्रेवलर की बात करेंगे तो वहाँ पे एक डोमिनेंट प्लेयर हमें ये फोर्स मोटर्स नज़र आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही इनका मार्केट है। मिडल ईस्ट कंट्रीज हो गई, एशियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, तो ये पूरे कंटिनेंट में भी इस कंपनी का काम चलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हमें नज़र आती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2005 तक इस कंपनी का नाम बजाज टेम्पो के नाम से जाना जाता था और उसके बाद में इनका नाम चेंज होकर फोर्स मोटर्स में कन्वर्ट हो गया था। तो देखिए, काफ़ी छोटा मार्केट कैप है, लगभग 1350 करोड़ का इस कंपनी का हमें मार्केट कैप नज़र आता है। तो देखिए, पिछले 4 क्वार्टर्स में ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी लॉस में है, तो स्टॉक का पी रेशियो यहाँ पे हम नहीं देख पाएंगे। तो कंपनी लॉस में है तो आरओसी और आरओई के नंबर्स नेगेटिव होंगे, तो वो नंबर्स भी हम यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं वो ये है कि बुक वैल्यू, अगर हम बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो देखिए लगभग 1415 का यहाँ पे बुक वैल्यू हमें कंपनी का नजर आता है और अभी करंट प्राइस 1025 पे ट्रेड हो रहा है। यानी कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन पे अराउंड 27% ये स्टॉक हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली 839 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, तो लगभग इतना रेवेन्यू कंपनी हर क्वार्टर में जनरेट करती है। तो डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई ज़्यादा डेट कंपनी के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करेंगे तो पिछले साल थोड़े से इश्यूज हुए थे, क्योंकि पिछले साल रेवेन्यू का नंबर काफ़ी कम था और ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का नंबर है ये पिछले साल के बेसिस पे, इसीलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा। अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो ये नंबर 0.45 पे हमें नजर आता है। तो ये जो डेट टू इक्विटी वाला इक्वेशन है ये भी हमें नॉर्मल नजर आता है। और बाकी जो जितनी भी ये जो ऑटो मेकिंग कंपनीज है तो यहाँ पे हमें ज़्यादा डेट देखने को मिलता है। सिर्फ एक मारुति सुजुकी ये जो कंपनी है वो हमें डेट फ्री नजर आती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 18 और 19 में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे कम हुई थी। और 19-20 में रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के कम हो गए थे और प्रॉफिटेबिलिटी मोर देन 50% से भी हमें गिरती हुई नजर आई थी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले साल वो कोविड वाला ईयर रहा है और वो ये पूरा चैलेंजेस वाला ईयर रहा है, तो ये हम यही देखेंगे तो ये हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल ईयर रहा था। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी या अकेली कंपनी नहीं है कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बहुत सारी कंपनीज है जिनके परफॉर्मेंस हमें बैड ही वहाँ पे देखने को मिले थे। तो यानी कि पूरी इंडस्ट्री डाउन थी, तो ऐसा नहीं है कि अकेली कंपनी वहाँ पे हमें अंडर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्च 2019 में कंपनी ने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेल्स की थी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कंपनी ने 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स की है, और एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं आया है कि जहाँ पे कंपनी ने 30 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अगर हम देखेंगे मार्च 2019 से लेके अगर हम अभी तक देखेंगे तो अराउंड ये जो मार्च 2022 हो जाएगा, तो यहाँ पे लगभग अगर हम देखेंगे तो 3 साल इस कंपनी के पूरे हो जाएंगे और 3 साल तक कंपनी अपने हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स के नंबर को रिपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो सीधी सी बात थी कि यहाँ पे मार्केट में जो कंपटीशन बढ़ा है तो वहाँ पे इस कंपनी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स का भी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में ये जो नॉर्मलसी हमें आती हुई नजर आई थी, एक अच्छा रेवेन्यू कंपनी को जनरेट होता हुआ नजर आया था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे नी के बराबर थी। और
उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो फिर से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर नीचे हो गया था और कंपनी हमें लॉस में आती हुई नजर आई थी। तो देखिए एक लॉस का एक मेन रीजन ये भी है कि जो लगातार रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा है, जो सप्लाई चेन के इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है, उसके अलावा और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल से उनकी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ऐसा है कि अभी डिमांड साइड में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सप्लाई साइड से हमें हर ऑटो कंपनीज में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपना स्टेक नॉर्मल रखा है, लेकिन एक जून 2019 में उन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई थी वहाँ पे, बाकी उनकी होल्डिंग हमें कांस्टेंट यहाँ पे अच्छी नज़र आती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एफआईआईज की होल्डिंग की बात करेंगे तो एफआईआईज यहाँ पे लगातार हमें होल्डिंग कम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो 4.25 के बाद 4.23, फिर 4.08, फिर 3.93, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उनका रेशियो का नंबर है वो लगातार हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। कि पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी होल्डिंग हमें एफआईआईज की बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम डीआईएच की होल्डिंग की बात करेंगे तो उनकी भी ऊपर नीचे होल्डिंग चल रही है, तो ऐसा कोई स्टैग्नेंट होल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बाकी मोस्टली जो होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही नजर आती है। लगभग 33% की जो होल्डिंग है यहाँ पे वो हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में ही नजर आती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ आपने यहाँ पे फोकस करनी चाहिए, वो ये है कि जो अशोक लेलैंड जो कि एक ट्रक मेकर में एक डोमिनेंट प्लेयर है, वो यहाँ पे ये कंपनी लॉस में है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये जो कंपनी है ये भी अभी हाल फिलहाल में लॉस प्रॉफिट में आई है। लगभग 5-6 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इनको भी कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और जो SML आइसुजू ये जो कंपनी है जिसकी एक अच्छी खासी कार्स वगैरह भी हैं और इनके भी व्हीकल्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी इंडस्ट्री हमें लॉस में आती हुई नजर आती है। खास करके ये जो कमर्शियल व्हीकल्स वाली इंडस्ट्री है ये पूरी इंडस्ट्री हमें लॉस में नजर आती है। तो ये अकेली कंपनी नहीं है जो कि हमें लॉस में नजर आती है। तो देखिए सबसे पहले ये जो कंपनी है इसने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम पिछले एक साल के रिटर्न्स की बात करेंगे तो 21% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं और अभी इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है वो रहा है 1740 रुपीज़ का। तो लगभग वहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अराउंड 40% का करेक्शन इस स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरा व्यू यहाँ पे क्या रहेगा कि आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि मैं मानता हूँ कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये लॉस में हमें नज़र आ रही है। ये जो पूरी इंडस्ट्री जब रिकवर करेगी तो ये कंपनी भी वहाँ पे रिकवर हमें करती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो एक बहुत ही बड़ा रिस्क मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि आपने जो बाकी कंपनीज हैं जैसे अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स है, तो उनके पास काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 8-9 प्रोडक्ट के अंदर ही हमें डील करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इनके पास भी 8-9 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, लेकिन जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है वो हमें 8-9 में ही नजर आते हैं, यानी कि बाकी की डिमांड हमें इतनी देखने को नहीं मिलती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से भले ही एक स्मॉल कैप कंपनी है, ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज है, जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे यहाँ पे नज़र आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू यही है, भले ही आप कोई भी टाइप के इन्वेस्टर हो, मेरे ख्याल से तो अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि फोर्स मोटर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको रोज़ इसी तरीके के अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।